वापस से क्रिटिसाइज करने लग गया। अब ये किसको करेंगे भैया, एक ही बंदे के पीछे पड़ गए थे, ये हाथ धो के पड़ गए थे भाई, बुरी तरीके से पड़ गए थे, जान ले ली थी उस इंसान की, इतना पीछे पड़ गए थे, बुरी तरीके से उनकी फिलॉसफी की जान ले ली थी। इमैनुअल कांट, वो दूर हटते ही नहीं है शोपेनहायर की फिलॉसफी से, एथिक्स में भी उनके पीछे पड़ गए वो। और इस जस्टिस के बारे में थोड़ा और तुमको जानना है तो बहुत खूबसूरत फिल्म है, एक और बहुत अच्छे एक्टर हैं वॉकिन फीनिक्स, वहाँ के हैं हॉलीवुड के, उनकी फिल्म है वो तुम देख सकते हो, द इर्रेशनल मैन या इर्रेशनल मैन करके, वॉकिन फीनिक्स और एमा स्टोन है उसमें, काफ़ी अच्छी फिल्म है। जस्टिस मोरालिटी इसी के ऊपर है, उसमें वॉकिन फीनिक्स फिलोसफर बनते हैं। ब्यूटी ऑफ तुम समझ लो एन आर्ट वर्क, अ पीस ऑफ आर्ट, ब्यूटी ऑफ फिलोसफी, उसका एसेंस एस्थेटिक्स, लेक्चर देख लेना। अब शोपेनहायर की आई एस्थेटिक्स, और उसमें इन्होंने वापस से विल के ऊपर काम कर रहे थे, लेकिन एक इंटरेस्टिंग तरीके की विल। इन्होंने इस पे काम किया हायरार्की ऑफ विल पे, कि विल की एक हायरार्की होती है, विल की एक हायरार्की होती है, तुम समझ लो एक छोटी विल होती है, एक बड़ी विल होती है, और बड़ी विल छोटी विल को दबाने की कोशिश करती है। अब क्या है ये छोटी और बड़ी विल? इन्होंने विल को दो तरीके से डिवाइड किया, लोअर ग्रेड, बहुत छोटी राइटिंग हो जा रही है, लोअर ग्रेड, नेचुरल फोर्सेस को जैसे ग्रेविटी हो गई, मोमेंटम हो गया, इनर्शिया हो गया, केमिस्ट्री के जो लॉज हो गए, उसको ये लोअर ग्रेड विल कहते हैं। और हायर ग्रेड जो इंसानों में पाई जाती है, इंसान में सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ विल होती है, उसको ऑब्जेक्टिफाइड इन द स्पीशीज ऑफ ह्यूमन बींग्स, उसको इन्होंने हायर ग्रेड किया। ठीक है, ये हो गई इनकी हायरार्की ऑफ विल। अब इन्होंने ये कहा कि हायर ग्रेड जो विल की होती है लोअर ग्रेड को दबाती है, ठीक है, उसको सप्रेस करती है। इंसान के कॉन्शियसनेस किसी भी नेचुरल फोर्स से ज़्यादा भारी पड़ती है, और हमेशा तुम्हारा हायर और लोअर ग्रेड के बीच में एक अनबन चलती रहती है, कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। अब एक एग्जाम्पल यहाँ पे हम ले लेते हैं, जैसे लॉज ऑफ केमिस्ट्री, एक जानवर है, ठीक है, इंसान एक जानवर है, आर्किटेक्ट स्टूडेंट होने के बावजूद, ये ड्राइंग देख सकते हैं आप, एक इंसान है, उसको उसके अंदर में जो चीज़ें चल रही हैं, हार्ट बीट चल रही है, उसके केमिकल रिलीजेस हो रहे हैं, एंजाइम्स हार्मोन्स चल रहे हैं ऊपर नीचे, वो केमिकल है, वो लोअर ग्रेड विल है, नेचुरल फोर्सेस की वजह से है, ठीक है। लेकिन वो चीज़ इंसान की थॉट प्रोसेस कॉन्शियसनेस को था कि एक लेवल पे तुम कह सकते हो ये स्पेसिफिक केमिकल रिलीज हुआ, ये स्पेसिफिक ड्रग रिलीज हुआ ब्रेन में, या एंजाइम हार्मोन रिलीज हुआ, तो इंसान इस तरीके से सोच रहा है, ठीक है। लेकिन नहीं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हायर ग्रेड में आती है, कॉन्शियसनेस जैसी चीज़ें जो तुम्हारी नेचुरल फोर्सेस एक्सप्लेन नहीं कर पाती, तो उसके ऊपर शोपेनहायर ने बताने की कोशिश करी। और इसमें एस्थेटिक्स में इन्होंने ज़्यादा फोकस दिया, प्रिंसिपल ऑफ सफिशिएंट रीजन पे बहुत ज़्यादा फोकस दिया। और इन्होंने एक चीज़ कही बहुत ही इंटरेस्टिंग, इन्होंने कहा कि एक जीनियस वो होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को उसकी एस्थेटिक्स देख सके, उसकी खूबसूरती देख सके, वही होता है एक जीनियस। उनके लिए एक जीनियस की डेफिनेशन ये नहीं है भाई सम सॉल्व कर दिया, हमारे लिए जीनियस होना भाई मतलब क्या कर रहा है जीनियस, बड़ी बड़ी चीज़ें बना रहा है भाई, मैथ्स के इक्वेशन सॉल्व कर दिए, वो जीनियस नहीं है शोपेनहायर की नज़रों में। शोपेनहायर ये कहते हैं जीनियस वो है जो खूबसूरती ढूंढ सके, किसी भी ऑब्जेक्ट की खूबसूरती ढूंढ सके, किसी भी चीज़ की एस्थेटिक्स ढूंढ सके, वो एक जीनियस है। और उन्होंने ये कहा कि इंटेलेक्ट उस इंसान का, जिस इंसान का इंटेलेक्ट उसके विल से ऊपर रहता है, वो एक जीनियस है। जिस इंसान का विल को बहुत निंदा देते थे ये, वो ये कहते थे जिस इंसान का इंटेलेक्ट उसके विल से ऊपर है, वो इंसान जीनियस है। वो इंसान जीनियस है जो दुनिया की खूबसूरती देख सकता है, वो इंसान जीनियस है। और ये भी कहते थे कि आर्ट फ्रीज अ मैन फ्रॉम हिज विल, क्योंकि जो इंसान खूबसूरती ढूंढ सकता है, एस्थेटिक्स ढूंढ सकता है, वो आर्ट को अप्रिशिएट कर सकता है। किसी भी चीज़ के पीछे की खूबसूरत, पत्थर पड़ा है उसमें भी लोग नहीं देखते, जो मूवीज़ में देखा होगा, फिल्मों में देखा होगा, ऐसे खड़े पत्थर को देख रहे हैं, पेंटिंग को देख रहे हैं, वो असली जीनियस है शोपेनहायर के लिए। दैट पर्सन इज फ्री फ्रॉम हिज विल, दैट पर्सन इज फ्री फ्रॉम हिज सफरिंग। एक तरीके से ये उस वक्त का फेज था जो शोपेनहायर सोच रहे थे। अब हमने शोपेनहायर की एस्थेटिक्स कवर कर ली, अब उनका आया एथिक्स तो शायद तुमको, जिसने नहीं एथिक्स के बारे में जिसको नहीं पता है, कोई नॉलेज नहीं है, उसके लिए ये लेक्चर, तुम समझ लो लेक्चर इन द सेंस ये बेकार हो सकता है, ठीक है, ये वाला एथिक्स वाला पार्ट, क्योंकि उसको वो लेक्चर देखना ही होगा
और ह्यूम्स लॉ देखना होगा, ह्यूम्स लॉ भी है, उसका एक और मैंने 5 मिनट का वीडियो बनाया हुआ है, वो देखना होगा। क्या है एथिक्स, क्या है सही, क्या है गलत, क्या है मोरालिटी, ठीक है, क्या है मोरालिटी, क्या है एथिक्स, इसके ऊपर कर रहे थे शॉफेनहायर। अब बात क्या बात कर रहे हैं भाई, हम भी देखें थोड़ी क्या बात कर रहे हैं। वापस से क्रिटिसाइज करने लग गया। अब ये किसको करेंगे भैया, एक ही बंदे के पीछे पड़ गए थे, ये हाथ धो के पड़ गए थे भाई, बुरी तरीके से पड़ गए थे, जान ले ली थी उस इंसान की, इतना पीछे पड़ गए थे बुरी तरीके से, उनकी फिलॉसफी की जान ले ली थी। इमैनुअल कांट वो दूर हटते ही नहीं है शॉफेनहायर की फिलॉसफी से, एथिक्स में भी उनके पीछे पड़ गए वो, ठीक है, शॉफेनहायर पीछे पड़ गए इमैनुअल कांट के, और उनको क्रिटिसाइज किया उनके डीओंटोलॉजिकल फ्रेमवर्क पे। डीओंटोलॉजिकल फ्रेमवर्क क्या होता है, यहाँ नहीं पता लगेगा, एथिक्स का लेक्चर देखना पड़ेगा, यहाँ खिंच जाएगा 2 घंटे का लेक्चर अगर मैं समझाने बैठ गया, एथिक्स का लेक्चर देखो फिर आओ। डीओंटोलॉजिकल फ्रेमवर्क थोड़ा सा समझा देता हूँ, राइट और रॉन्ग, कोई चीज़ राइट है, सही है, गलत है, वो एक तरीके से इन द नटशेल डीओंटोलॉजिकल फ्रेमवर्क होता है। उसको बहुत ज़्यादा इन्होंने क्या किया, क्रिटिसाइज किया। अब इन्होंने डेविड ह्यूम को सपोर्ट किया। यहाँ पे जो डेविड ह्यूम भैया है, डेविड ह्यूम ने एथिक्स में काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया है। डेविड ह्यूम थे, उनको सपोर्ट किया अगेन, फिर किसके पीछे पड़े, इमैनुअल कांट, फिर उनके पीछे पड़ गए और कांट को क्रिटिसाइज किया। सिग्नेचर की तरह लग रहा है वैसे, इमैनुअल कांट अपना ऑटोग्राफ ऐसे ही देते होंगे। उनको क्या किया, क्रिटिसाइज किया। और किस चीज़ पे क्रिटिसाइज किया, उनके ऑट के कॉन्सेप्ट पे। अब इसके लिए तुमको इजॉट प्रॉब्लम जानना पड़ेगा डेविड ह्यूम का। फिर वापस से भैया अब हम क्या करें, अब तुम बोल रहे हो एक ही चीज़ भाई रिपीट कर रहा है, अब हम क्या करें। अब इजॉट प्रॉब्लम पर भी तुमको देखना पड़ेगा, 5 मिनट का उसका एक वीडियो है, देख सकते हो तुम, देखना पड़ेगा जाके। तो ऑट जो है उनकी ऑट, उस पर क्रिटिसाइज किया इन्होंने इमैनुअल कांट को। अब ये यहाँ पे थोड़ी सी बात करते हैं मोरालिटी का। भाई एथिक्स है, एथिक्स में मोरालिटी की बात ना हो ऐसा तुमको लगता है पॉसिबल है? नहीं है, इट इज इम्पॉसिबल विदाउट टेकिंग मोरालिटी इनटू कंसिडरेशन व्हाइल टॉकिंग अबाउट एथिक्स। तो इन्होंने क्या किया, एथिक्स के जरिए कंपैशन और सफरिंग को थोड़ा इलैबोरेट किया। क्या इलैबोरेट किया भाई, इन्होंने इलैबोरेट किया कि मोरालिटी कम्स आउट ऑफ अ फीलिंग ऑफ कंपैशन। ठीक है, तुम्हारा कंपैशन है, उससे निकल के आती है मोरालिटी। ये कहते हैं हार्म नो वन एंड हेल्प अदर्स एज मच एज यू कैन। ये कहते हैं, वो होती है डेफिनेशन एक कंपैशनेट बंदे की, किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा और लोगों की मदद कर रहा है, वो है एक मॉरल इंसान और वो है एक कंपैशनेट इंसान। तो कंपैशन से मोरालिटी निकलती है। और इसी में इन्होंने बात करी थोड़ी सी ईगो के ऊपर। ईगो, अब यहाँ जो है ईगो की बात आ गई, तो ईगो से तुम किस चीज़ को रिलेट कर पा रहे हो, तुम्हारी बुद्धिस्ट फिलॉसफी। तभी शॉफेनहायर बुद्धिस्ट फिलॉसफी, उपनिषद, ईस्टर्न फिलॉसफी में इंटरेस्टेड है, क्योंकि वो विल, ये सब वहीं पे बात होती है। तो ईगो के बारे में यहाँ पे इन्होंने बात करी। क्या बात करी कि किसी भी इंसान के लिए प्राइम मोटिवेशन, यहाँ लिखते हैं मोटिवेशन इज ईगो। किसी भी इंसान के लिए प्राइम मोटिवेशन ईगो होती है, उसको हटा दो तभी कंपैशनेट बन पाओगे। कंपैशनेट बनोगे तो मोरालिटी अपने आप आ जाएगी। अब आगे ये क्या कहते थे, इन्होंने डिफरेंशिएट किया एक जस्ट पर्सन को और एक गुड पर्सन को। अब हमको लगता है भाई एक जस्ट पर्सन गुड पर्सन ही हुआ ना, जस्ट मतलब जो जस्टिस करता है, और गुड पर्सन जो जस्टिस करता है वो अच्छा इंसान हुआ। नहीं भाई, किसी के लिए तुम जस्टिस कर रहे हो, किसी के लिए अच्छा हो सकता है, किसी के लिए गलत हो सकता है, वो जस्टिस तो जस्टिस नहीं हुआ ना। लेकिन हम फिर भी कहेंगे भाई उस बंदे के लिए तो जस्टिस हुआ। और इस जस्टिस के बारे में थोड़ा और तुमको जानना है तो बहुत खूबसूरत फिल्म है, एक और बहुत अच्छे एक्टर हैं वॉकिन फीनिक्स, वहाँ के हैं हॉलीवुड के, उनकी फिल्म है, वो तुम देख सकते हो, द इरैशनल मैन या इरैशनल मैन करके, वॉकिन फीनिक्स और एमा स्टोन है उसमें। काफ़ी अच्छी फिल्म है, जस्टिस मोरालिटी इसी के ऊपर है। उसमें वॉकिन फीनिक्स फिलोसफर बनते हैं, इंटरेस्टिंग फिल्म है, देख सकते हो। उसमें तुम ये कॉन्सेप्ट समझ पाओगे, क्या पूरी फिल्म उसी के अराउंड बेस्ड है। तो एक होता है तुम्हारा जस्ट पर्सन और एक होता है तुम्हारा गुड पर्सन। ठीक है, 2 तरीके का पर्सन तुम्हारे होते हैं, जस्ट पर्सन और गुड पर्सन। जस्ट पर्सन ये कहेगा जस्ट बी अ ह्यूमन, हार्म, ह्यूमन क्या करते हैं, हार्म नो वन। बहुत गंदी राइटिंग भाई, बहुत गंदी राइटिंग। जस्ट पर्सन बोलता है, या ये इसके मतलब तुम समझ रहे हो, रूल्स होते हैं कि जस्ट बी ए ह्यूमन, एक इंसान रहो और किसी को तकलीफ मत पहुंचाओ। गुड पर्सन कौन होता है, गुड पर्सन होता है जो बियॉन्ड नो हार्म जाता है।
बियॉन्ड नो हार्म। वो लोगों की मदद करता है, फ्री पॉकेट में जाके लोगों की मदद करता है। वो बियॉन्ड जस्ट बीइंग अ ह्यूमन जाता है, कंपैशनेट बनता है। वो बियॉन्ड, तुम समझ लो, जस्टिस जाता है, कंपैशनेट बनता है। ये जो चीज़ है, ये इन दोनों का मिलन हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एथिकल कॉन्डक्ट, जिसको शोपेनहायर कहते हैं, इन दोनों का मिलन। तुम जस्ट पर्सन भी हो, गुड पर्सन भी हो। सिर्फ जस्ट पर्सन मत रहो, ठीक है, सिर्फ गुड पर्सन मत रहो। ये नहीं कि भाई कोई क्रिमिनल है, किसी ने किसी का मर्डर किया, छुरा चाकू घोंप दिया और आके बोल रहा है मेरे को अपने घर में रख लो, पुलिस मेरे पीछे पड़ी है, मार देगी, या उसके माँ बाप या उसके रिश्तेदार मेरे को मार देंगे। अब सॉरी भाई, आई एम अ गुड पर्सन, मैं तो कंपैशनेट, उसको रख लो ये तकलीफ में। ये नहीं, जस्ट पर्सन और गुड पर्सन अगर तुम साथ मिला दोगे, यू विल गेट व्हाट, हाईएस्ट पॉइंट इन एथिकल कॉन्डक्ट। ये कह रहे थे शोपेनहायर। फाइनली हम आते हैं आखिरी चीज़ पे, जिस चीज़ के लिए शोपेनहायर बहुत ज़्यादा माने जाते हैं। ये तो उनकी हो गई फिलॉसफी, ये तो उनका हो गया, तुम समझ लो, एकेडमिक वर्क। ये उनका एक तरीके से एकेडमिक वर्क है। जिस चीज़ के लिए वो माने जाते हैं वो थी शोपेनहायर की क्या, पेसिमिज्म। वैसे शोपेनहायर पूरा ही लिख देता। अब इन्होंने पेसिमिज्म पे भी, ये क्यों पेसिमिस्टिक कहलाते थे, नेगेटिव कहलाते थे, डार्क कहलाते थे, क्यों कहलाते थे? अब ये कहते थे वर्ल्ड की जो इनर नेचर है, जो हमने बताया वर्ल्ड को एक ऑब्जेक्ट की तरह इन्होंने लिया, वर्ल्ड की जो इनर नेचर है वो ब्लाइंड है, एमलेस है और स्ट्राइविंग है। अब ये तीनों का मतलब क्या हुआ? ब्लाइंड, अंधी, एमलेस कोई एम नहीं, स्ट्राइविंग मतलब बस किसी तरह आगे बढ़ रही है, किसी भी तरीके से बस जीना है, सरवाइव करना है, उसको बोलते हैं स्ट्राइविंग। तो ये इन्होंने कहा शोपेनहायर ने। और हर चीज़, अरे भाई कहाँ ट्रैवल करें इंसान इधर से उधर, हर चीज़ सेटअप चेंज करना होगा, हर चीज़ ड्रिवन बाय विल, एवरीथिंग इज ड्रिवन बाय विल। यहाँ इन्होंने, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था, हर चीज़ ड्रिवन बाय विल, और इसका कोई गोल नहीं है, इस विल का कोई गोल नहीं है, कोई पर्पस नहीं है, इनसैटिएबल है, इनसैटिएबल है, सेटिस्फाई नहीं कर सकते। इस वजह से आता है स्ट्रगल और स्ट्राइविंग, इस वजह से आता है स्ट्रगल और स्ट्राइविंग, और इस वजह से आता है कोई भी एग्जिस्टेंस जो इस तरीके की एग्जिस्टेंस है, ऐसी कोई भी एग्जिस्टेंस एकदम कॉन्फ्लिक्ट में रहेगी, जिसको तुम सफरिंग कह सकते हो। इस कॉन्फ्लिक्ट को आर्थर शोपेनहायर ने सफरिंग का नाम दिया। कॉन्फ्लिक्ट में रहेगी हमेशा, अंदर ही अंदर तुम अपने डीमन से लड़ते रहोगे, ठीक है। जो इसके बारे में मैं अपनी किताब में भी कवर करने वाला हूँ। बहुत वियर्ड, मैंने यहाँ पढ़ा, और मतलब जब मैं ये लेक्चर प्रिपेयर कर रहा था, ये चीज़ मैं अपने किताब में भी प्रिपेयर कर रहा हूँ, मतलब डाली भी है मैंने, हैविंग नो बैकग्राउंड ऑफ व्हाट इज शोपेनहायर सेइंग, स्टिल मेरी भी किताब में वो चीज़ है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़, इंटरेस्टिंग बात। और ये क्या कहते थे, कोई भी गोल को अटेन करने का प्रोसेस या अटेन करने के लिए सेटिस्फैक्शन चाहिए होती है, ठीक है। तुम सेटिस्फैक्शन लेने के लिए कोई भी चीज़ अटेन करना चाहते हो क्योंकि तुमको सेटिस्फैक्शन मिले, अच्छा लगे, और जब वो चीज़ अटेन नहीं हो पाती है, फ्रस्ट्रेशन ऑफ अटेनमेंट, जब वो चीज़ अटेन नहीं हो पाती है, तुमको फ्रस्ट्रेशन होने लग जाता है, तो तुम्हारे अंदर आ जाती है सफरिंग। सो यू गो थ्रू सफरिंग। और इंसान में ज़्यादा सफरिंग है, क्यों? क्योंकि उनमें इंटेलेक्ट ज़्यादा है, उनमें कॉन्शियसनेस ज़्यादा है। इस इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी की वजह से बहुत कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स इंटेलेक्ट, इस वजह से वो सफरिंग ज़्यादा। क्यों इंसान ज़्यादा? भाई जानवर को कोई खाना, मतलब रोड पे छोड़ दो, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो खुश है, उसके साथ कुछ भी करो वो खुश है। 1-2 सेकंड के लिए कुत्ता भी कैके आएगा, उसके बाद उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट इंसान, एक तुम लात मार दोगे, ज़िंदगी भर याद रखेगा। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्स इंटेलेक्ट है इंसान का। तो वो ये कहते थे कि इंटेलेक्ट ब्रिंग्स मोर सफरिंग एज रीजनिंग मैग्नीफाइज द इंटेंसिटी ऑफ सफरिंग। क्योंकि तुम सफरिंग आई, तुम उससे सवाल पूछोगे, क्यों है, क्या है, किस लिए, कैसे, लूपहोल ढूंढोगे, उसमें और तुमको कुछ मिल जाएगा, रीजनिंग करोगे और कुछ मिल जाएगा, और सफरिंग तुम्हारी बढ़ जाएगी। तो इन्होंने यही कहा, इंटेलेक्ट ब्रिंग्स मोर सफरिंग एज रीजन मैग्नीफाइज द इंटेंसिटी ऑफ सफरिंग। फिर इन्होंने कहा, ऑल ऑर्डिनरी परसूट्स ऑफ मैनकाइंड इज एन इल्यूजन सिंस गोज अबाउट सेटिस्फाइंग ब्लाइंड विल। जितनी भी ऑर्डिनरी परसूट्स है, जो ईस्टर्न फिलोसफी में कहते हैं, बुद्धिज्म में कहते हैं, भाई ऑर्डिनरी परसूट्स क्या होते हैं? पैसा, गाड़ी, मटेरियलिज्म, वो एक इल्यूजन है। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारी जो है गोल को, या वो तुम्हारी जो है अटेनमेंट ऑफ दैट गोल को सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहा है। बस तुमको किसी से सेटिस्फाई करना है खुद को, वो चीज़ें लेके। और
हमने पढ़ा, वो सेटिस्फाई नहीं हो सकता क्योंकि वो विल के बारे में बात आ जाएगी। और विल क्या है? ब्लाइंड है। क्यों ब्लाइंड है? क्योंकि इट कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, उसका कोई गोल नहीं है, एम नहीं है। तो तुम बस एक सर्कल में घूम रहे हो। किसके सर्कल में? सफरिंग के सर्कल में। तुम सोच रहे हो तुम खुश हो, लेकिन नहीं मेरे भाई, मेरे दोस्त, तुम सर्कल में घूम रहे हो सफरिंग के। अब इन्होंने इस पे कहा, जहां इनको सबसे ज्यादा पेसिमिस्टिक कहा जाता है, इन्होंने कहा नॉन एग्जिस्टेंस इज प्रेफरेबल टू एग्जिस्टेंस, कि भाई इससे तो एग्जिस्टेंस ही ना हो, किसी चीज की एग्जिस्टेंस ही ना हो। नॉन एग्जिस्टेंस इन्होंने दिया कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस, कोई एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए। अब लोग इसको ले लेते भाई नॉन एग्जिस्टेंस मतलब सुसाइड, भाई सुसाइड कर लो ना, बेस्ट तो यही है, जो बहुत नाइलिस्ट एब्सर्डिस्ट ये लोग कहते हैं, ठीक है, जो सो कॉल्ड नाइलिस्ट हैं, एब्सर्डिस्ट, जिनको मैं डिमॉन्स्ट्रेटर्स कहता हूँ, जो बस डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, अपनी शो ऑफ करते हैं चीज़ों को। तो जो सुसाइड तुम समझ लो सुसाइड है, उसको भी इन्होंने क्रिटिसाइज किया कि सुसाइड कोई सोल्यूशन नहीं है। क्यों? क्योंकि जब सुसाइड से डेथ आती है, भाई सुसाइड करोगे डेथ आएगी ना, डेथ उस करंट फॉर्म ऑफ सफरिंग को बस टर्मिनेट कर देगा। तुम गेम हार चुके हो वैसे भी। वो जो करंट फॉर्म ऑफ सफरिंग थी, जो उस महीने या उस मोमेंट पे जो सफरिंग थी, बस उस करंट फॉर्म ऑफ सफरिंग को तुमने टर्मिनेट कर दिया। डेथ बस उस फॉर्म ऑफ सफरिंग का एक टर्मिनेशन है। तुम गेम नहीं जीते हो, तुम गेम बुरी तरीके से हार गए हो। इसलिए सुसाइड इज आउट ऑफ द इक्वेशन। इस चीज को सॉल्व कैसे करें भाई? इतनी भसड़बाजी कर दी शौफेनारा भैया ने, इसको सॉल्व कैसे करें? इसको सॉल्व करने के लिए उन्होंने कहा कि टर्न अवे फ्रॉम डिजायर। टू सॉल्व दिस, टर्न अवे फ्रॉम डिजायर। डिजायर को ही त्याग दो ईस्टर्न फिलॉसफी के अकॉर्डिंग, बुद्धिज्म के अकॉर्डिंग। और इन्होंने एक लाइन बोली, सैल्वेशन कैन ओनली बी फाउंड इन रेजिग्नेशन। सैल्वेशन मतलब पीस, शांति, कैन ओनली बी फाउंड इन त्याग देना सब कुछ। लेकिन मैं ये इस फिलॉसफी पे भी मैं जो अपनी फिलॉसफी डेवलप करता हूँ, इस पर भी मैं इसको थोड़ा क्रिटिसाइज़ करता हूँ। जो तुम लोग, मैं अपने बारे में अभी तो मैं ज़्यादा बोलता नहीं, खुलता नहीं। इंग्लिश चैनल मेरा है, वो तुम जाके देख सकते हो, उसमें मैं नीचे लिंक दे दूँगा इंग्लिश चैनल का। और मेरा एक और हिंदी चैनल है जिसपे मैं लेक्चर फिलॉसफी के, अपनी फिलॉसफी के, और कैसे तुम फिलॉसफी स्टार्ट कर सकते हो, ये पूरी एकेडमिक फिलॉसफी है, ये दूसरे लोगों की फिलॉसफी, वहाँ मैं अपनी फिलॉसफी देता हूँ, वहाँ मैं उसको थोड़ा क्रिटिसाइज़ करता हूँ। और मेरी एक लाइन है, हैविंग वांटिंग नो डिज़ायर इज़ ऑल्सो अ डिज़ायर। ठीक है, तो इसको खुद बैठ के तुम्हारा होमवर्क है, समझने की कोशिश करना। वांटिंग नो डिज़ायर इज़ ऑल्सो अ डिज़ायर। शौफेनायर का लेक्चर यहाँ ख़त्म होता है। हम इनकी चीज़ें, क्योंकि बहुत चीज़ें पढ़ने को, हम इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। नीचे जाओ कमेंट सेक्शन में और डालते जाओ चीज़ें, क्या डाउट्स हैं, क्या हैं। थर्ड लेक्चर में हम उन क्वेरीज को कवर करेंगे। यहाँ शौफेनायर ख़त्म होता है। नेक्स्ट होपफुली हम इमैनुअल कांट लेंगे, और बीच बीच में मेटाफिजिक्स के भी लेक्चर डालता रहूँगा। तब तक के लिए तुम जाओ नीचे सब्सक्राइब करो। जो मेरे 2 चैनल है उसमें मैं थोड़ा ऐसी टाइम पास कंटेंट डालने की कोशिश करता हूँ, दोनों चैनल्स पे जाके देख सकते हो। अगर अच्छा लगे वहाँ फॉलो कर सकते हो मेरे को, वहाँ मैं अपनी चीज़ें डालता हूँ। और इंग्लिश चैनल पे तो मैं बाहर के फिलोसफर्स को बुला के उनके साथ पॉडकास्ट करता हूँ। अगर तुमको उसमें इंटरेस्ट है तो मैं फॉरेन कंट्री के फिलोसफर्स को बुलाता हूँ वहाँ पे, जो फिलोसफी पढ़ रहे हैं, जो फिलोसफी कर रहे हैं। एग्जिस्टेंशियलिज्म पे बात होती है, स्टोइसिज्म पे, डाओइज्म पे, बहुत चीज़ों पे बात होती है, एस्थेटिक्स पे बात होती है। जाओ सब्सक्राइब करो। तो शुक्रिया यहाँ तक के देखने के लिए। मिलते हैं इसमें किसी अगले वीडियो में। चलो भैया कट लो, अब काम पे बैठ जाओ सब लोग।